हेलो फ्रेंड्स, मैं नजरा जहान यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आज हम ईबीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस हैं, 61 से 90 तक। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सभी हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखेंगे कि जो हम पहले प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं वो भी इसी ईयर का था। जो हमारे जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे उसमें से ही क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो हम अपनी जो ये सीरीज़ है इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन मडगांव एंड नागरकोइल is nearly 1134 kilometers. If this distance is covered by a train in 21 hours, the average speed of the train between the railway station of these two cities in meter per second. आप लोग इस सीरीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में पूछी गई है और यहाँ पर जो दूरी दी गई है, डिस्टेंस जो दी गई है वो दी गई है 1134 किलोमीटर। और जो टाइम दिया गया है, टी दिया गया है, वो है 21 आवर। और हमसे स्पीड पूछी गई है, इस औसत चाल यानी स्पीड पूछी गई है। तो औसत चाल बराबर दूरी 1134 बटे समय यानी टाइम 21। तो इसको हम कट करेंगे तो ये जो कट होगा ये 54 टाइम्स कट होगा। 54 टाइम्स 54 क्या आ गया, 54 किलोमीटर प्रति आवर ये आ गया। लेकिन आंसर हमें किस में, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 जा 54, तो 5 3 जा 15 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो 15 हमें फर्स्ट पर ही दिया गया है, तो इसका हमारा 61 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है औसत चाल पर। और आप लोग मैप को ज़रूर याद कर ले, मैप से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है यानी 62 क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीड एट बी। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 19 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए एंड देन ही गोज फ्रॉम O to B by covering a distance of 120 meter in due west direction. The minimum distance of A from B and direction A with respect to B respectively are. इसमें कहा गया है कि कोई छात्र A पर है और B पर पहुंचना चाहता है। जैसे कोई छात्र A पर है, यहाँ पर है, और वो बी पर पहुंचना चाहता है। उसके लिए ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 दूरी पर है। जो ए के हमारी जो डायरेक्शन होती है ऐसी होती है, इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो इसके ठीक उत्तर में बताया गया, तो ऊपर की तरफ जाएंगे। उत्तर में ये ओ है, यहाँ पर ठीक उत्तर में ओ है जिसकी दूरी 90 मीटर है। ये दूरी जो दी गई है ये 90 मीटर दी गई है। फिर कहा गया है कि और फिर वह ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पर पहुंचता है। वह ओ से जब बी पर पहुंचेगा तो पश्चिम इधर ही तो है, पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करेगा, तब फिर बी पर पहुंचेगा। तो पूछा गया है कि ए की बी से कम दूरी,
कम से कम दूरी ये डायरेक्ट वाली है, नहीं तो ऐसे वाली निकालेंगे तो ये तो लंबी पड़ जाएगी। कम से कम दूरी पूछी गई है और दिशा क्रमशः पूछी गई है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। 90 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इक्वल टू ए बी निकल आएगा, ए बी स्क्वायर। तो इसमें 90 स्क्वायर हो जाएगा 8100 प्लस 14400 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसको जब ऐड करेंगे 81 और इसको, तो आ जाएगा 22500 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब ए बी बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। तो ये हमारी जो ए बी की दूरी जो पूछी गई तो वो 150 निकल के आई है, लेकिन इसमें डायरेक्शन और पूछी गई बी के सापेक्ष ए की। तो बी की सापेक्ष अगर मैं यहाँ से ऐसे करके इसको करेंगे ऐसे, तो इधर ये उत्तर होता है, उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर ये पूरब होगा और ये बस ये दक्षिण होगा, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण और पूरब की जो ये वाली जो डायरेक्शन गई है ये क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूरब, यानी 150 मीटर दक्षिण पूरब। तो 150 मीटर दक्षिण पूरब ये दिया गया है, तो इसका 62 का थर्ड ऑप्शन सही है। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और फर्स्ट वाला भी हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनना है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और एक दिन में 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोते हैं। या स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। या स्लॉथ 17 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं। या स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं। तो हम लोग जानते हैं स्लॉथ 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये स्लॉथ है, ये बहुत ही मस्त रहते हैं, एकदम 17 घंटे सोते हैं और 40 वर्ष की उम्र जीते हैं। तो ये स्लॉथ है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 63 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वूलन कीप अस वार्म इन विंटर्स, द रीजन फॉर वूलन्स बीइंग इंसुलेटर्स इज डैट। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं ऊन के ऊष्मारोधी होने के कारण। आप लोग इस सीरीज़ को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ ये बात सच है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर रिपीट ना भी होते हैं तो सेम ऐसे ही तरीक़ों से पूछे जाते हैं जैसे कि आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। तो इसमें पूछा गया सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। यह ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। यह ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन जो सही है कि ऊनी रेशे जो है वायु फंसी यानी ट्रैप होती है, यानी उनमें वायु फंसी होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होती है। तो 64 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फॉर प्रिंटेड इन द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5th 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meter on the ground. On this map, the distance between Fateh Darwaza and Banjara Darwaza is 14.2 centimeter on the ground. The minimum distance between the two would be. ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ है और उसी ईयर का एग्ज़ाम है, उसी समय जब एग्ज़ाम हो रहे थे ऑनलाइन। ये सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, 1 सेंटीमीटर वो 110 मीटर के बराबर दिया गया।
किसके बराबर दिया गया है, 110 मीटर के बराबर दिया गया है। और इसमें कहा गया है जो मानचित्र में फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाजे की बीच की दूरी है, तो फतेह दरवाज़ा को हम F से डिनोट कर लेते हैं और बंजारा दरवाज़ा B से। तो F से B की जो दूरी है वो है 14.2 सेंटीमीटर, ये दूरी शॉर्ट में लिख लिया, फतेह से बंजारा दरवाज़ा 14.2 सेंटीमीटर। अब इसमें 110 मीटर है, तो 110 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होंगे, 11,000 सेंटीमीटर। फिर इसमें 14.2 इंटू 11,000, ये सेंटीमीटर इतना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 156,200 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर ये निकला। जो इसकी जो सेंटीमीटर ये जो दूरी थी और वो ये जो दूरी थी, इन दोनों दूरियों को मल्टीप्लाई किया तो इतनी दूरी हुई। फिर इसमें 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से ये निकल के आया। फिर उसके बाद में है 156,200 अपॉन 10। ये जो इनके जो मल्टीप्लाई हुए हैं ये तो 1 लाख हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर हुआ तो 1000 मीटर हो गया, 1000 मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 1 लाख हो जाएगा जाके यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो आएगा ये इससे कट हो जाएंगे, आंसर आएगा 1.562 किलोमीटर, यानी यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले 1 किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किया। तो ये हो गया 1 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसको 1 लाख को इसमें दूरी, ये जो दूरी दी गई पूरी टोटल ये दूरी निकल आई थी, तो फिर दूरी इसको किया तो इसमें 1.562 किलोमीटर आंसर निकला। तो 65 का थर्ड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड इज। ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। तो जिनके किनारे पर अरब सागर है वह कौन सा है, केरल कर्नाटक महाराष्ट्र है, या केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश है, या ओडिशा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र है, या महाराष्ट्र केरल और पश्चिम बंगाल है। तो वो जो 3 जो राज्य हैं, राज्यों के समूह हैं, वो हैं केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि देयर इज ए डांस इन विच पीपल सिट इन पेयर्स in front of each other holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboos are beaten to the ground. The dancers step in and out of the bamboo sticks and dance to the beat. The name of the dance and the state where it is performed respectively are. इसमें पूछा गया है कि 67 में कि एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी अपने आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इससे नाचते हैं क्रमशः क्या है। तो हम लोग जानते हैं बांस लेकर जहाँ पे डांस किया जाता है वो मिज़ोरम है, और वो डांस कौन सा है, वो चिराओ है। तो इसमें चिराओ मिज़ोरम थर्ड पर दिया गया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 67 का थर्ड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ 5th वुमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा।
तो बछेंद्री पाल हैं, सुनीता विलियम्स हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं या संतोष यादव हैं। तो बछेंद्री पाल हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर रखा पैर इन्होंने, जो भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द फेमस इंडियन फेस्टिवल्स नेमली होली एंड दिवाली। इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। तो दोनों पूर्णिमा या दोनों अमावस्या को नहीं मनाए जाते हैं, तो ये तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो कट हो गए। अब 2 बचे हुए हैं, दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को। ये भी नहीं होगा क्योंकि दिवाली जो है वो अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो 69 का 4th ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डिजर्ट ओक। डिजर्ट ओक के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने जल एकत्र करते हैं, लोग आवश्यकता पड़ने पर पाइप से जल निकालकर पीते हैं। यह इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो ये जो डिजर्ट ओक है ये अबू धाबी में नहीं, ये रेगिस्तान उसमें ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। ये जो वो है डिजर्ट ओक, ये ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। और यहाँ यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, ये सही है। और इसमें पानी एकत्र होता है, जो यहाँ पर जो रेगिस्तानी जो इलाका है रेगिस्तान में, यहीं पर इलाका है, यहीं पर ये पेड़ होता है। तो स्थानीय लोग यहाँ पर पानी निकाल कर इससे पीते हैं। तो ये भी सही है, ए और सी सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई का लगभग 30 गुनी नीचे जमीन के भीतर जाती हैं, ये भी सही है। ई नहीं सही है क्योंकि इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ए, सी और डी सही है। तो ए, सी और डी ऑप्शन हमें फर्स्ट नंबर पे ही दिया गया है। तो इसका 70 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि देयर आर विलेज in our country where because of frequent heavy rain the village build their house almost 10 to 15 feet या 3 to 3.5 meters above the ground on bamboo pillars. The inner side of the houses are made of wood. These villages must be in. इसमें पूछा गया है कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खम्भों पर जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो हम लोग जानते हैं जो बांसों पर 10-12 फीट की ऊंचाई पर जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। तो अब इसलिए सही है कि ये गाँव जो है असम में होगा। तो इसका 3rd ऑप्शन सही है, 71 का 3rd ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑन विच द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री प्रेफर टू ईट बॉइल्ड tapioca विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। आप लोग इस वीडियो को सीरीज़ को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर कर दें जिससे सभी लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाए। अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। तो हम लोग जानते हैं टैपियोका कहाँ पर खाया जाता है, केरल में। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा 4th, केरल सही है, 72 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। इसमें कहा गया है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो जो हम लोग जो मधुमक्खी जो पालने का समय है, यानी कि बताया गया है EVS में,
और अंडे देने का जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। मक्खियाँ जब अंडे देती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर में देती हैं और तभी इनके पालने का समय होता है। तो इसका 73 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। या इसका बिहार के लिए कुछ और हो तो आप लोग देख लें, मुझे तो अक्टूबर से दिसंबर ही सही लग रहा है क्योंकि इसी समय ये अंडे देती हैं और इसी समय इनके जो पालने का समय होता है वो सही होता है। तो 73 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप लोग कमेंट में बताएं। फिर इसके बाद में 73 के बाद में 74 इसमें है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एसिमिलेशन मीन्स, यानी मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। जो मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ पूछा गया है क्या है? पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना और रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, या अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, या पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, या भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 74 का? तो 74 का जो पचा हुआ पदार्थ है शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, तो 74 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, तो 74 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कंसीडर अबाउट द सोइल of a field in which a farmer is growing paddy crop over and over again using excess of chemical fertilizers and pesticides in his fields. In your opinion, this practice will make soil of the fields. इसमें कहा गया है कि उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उस व्यवहार में क्या होगा? तो बार बार खेत में एक ही प्रकार की फसल उगाना, वो भी रासायनिक जो खादें आती हैं उर्वरकों उनके द्वारा से, तो हमारी जो भूमि है वो बंजर बन जाती है। अब इनके ऑप्शन सब पढ़ते हैं कि अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के उपयुक्त तो बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। तो इसका जो है क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जो ये फसल जो होती है कि बार बार उसी टाइप की फसल उगाना, उसी टाइप की बार बार फसल उगाना नुकसानदायक होता है खेत के लिए, वो भी रासायनिक उर्वरक से। तो इसमें जो होता है जो फसल है वो कुछ समय पश्चात बंजर बन जाती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इन EVSH, यानी पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। गृह अधिविन्यास का उद्देश्य क्या है? पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता या सीखने का विस्तार। तो इसमें जो गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, वो कौन सा होगा इनमें से? गृह अधिविन्यास का उद्देश्य, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सीखने का विस्तार। तो 76 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऊपर नीचे इस वजह से बार बार आप लोगों को पढ़ने के लिए दे देते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन छुप जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला हैज़ टेकन अप सब थीम एनिमल्स टू ईच क्लास थर्ड स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल बी बेनिफिशियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ देयर लर्निंग। यानी इसमें कहा गया है कि शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया, निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? तो इसमें किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, या प्राणियों के पशु स्थानिक पशुओं के चित्र को देखना, या मतलब कि प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना यानी जू में जाना, या पशुओं के चित्रों को कट आउट देखना। तो जू में जाना सबसे अच्छा तरीका है। तो 77 का थर्ड ऑप्शन सही है, यानी प्राणी उद्यान में
पशु जानवरों को देखना। 77 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट अबाउट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन द कम्युनिटी डेट आर लिंक्ड विद वाटर। इसमें कहा गया है कि जल से संबंधित त्योहारों के समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना, समुदाय के त्योहारों के वीडियो देखना, या परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। तो सबसे बेस्ट जो युक्ति है वो परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। तो 78 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ EVS इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। यानी कक्षा एक तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? जो क्लास फर्स्ट और सेकेंड है उसमें जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्यों नहीं है, ये पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षक द्वारा दिए जाते हैं। तो 79 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है कि जो उन्हें संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित द्वारा सिखाए जाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है 79 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। यानी इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण जल है, जंगल है, स्मारक है या समुदाय है। तो जो हमारे जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के जो उदाहरण है वो परिवार है, व्यक्ति है, समुदाय है, समाज तो होगा ही, समुदाय है और आर्थिक है। ये उदाहरण है इनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के, ये उदाहरण है ये। तो इनमें से इसमें हमें कौन सा दिया गया है? जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो समुदाय दिया गया है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन समुदाय सही हो जाएगा 80 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्रोच ऑफ presenting EVS concepts at primary level to such that students have to consult members of family and community to find out about type of food, shelters, etc. The reason for this is। यानी इसमें पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है, या परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि संबंध अधिक जानकारी रखते हैं, या अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, या पियाजी के मनोवैज्ञानिक नियम सीखने की सामाजिक अन्य क्रियाओं पर आधारित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो प्राथमिक स्तर पर जो भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय के ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों को परामर्श लेना पड़ता है। तो परामर्श लेना पड़ता है, इसका कारण है कि वो अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से है। तो 81 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग EVS टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। यानी इसमें कहा गया है कि संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को, इनके संज्ञान में बाधा है, उसे पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटे, पृथक रूप से भागों को पूरा करें, स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इसमें होगा थर्ड ऑप्शन सही, जो कार्यों को है बांट कर करें फिर उसे जोड़ें। तो 82 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इज लेसन प्लानिंग। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, संकल्पना मानचित्र बनाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है, संकल्पना मानचित्र बनाना ये आवश्यक चरण है। तो 83 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन इज रिलेटेड टू, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। समग्र शब्द किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से या शैक्षिक क्षेत्र से। तो ये जो समग्र शब्द जो संबंधित है ये समग्र विकास से संबंधित है, यानी सभी पक्षों का उसका विकास होता है, सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। 84 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? सीखने के आकलन का एक उदाहरण पूछा गया है। कारपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, या विद्यार्थियों के अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, या अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई अंत में परीक्षा लेना। तो ये परीक्षा लेना ये सही नहीं है, जो है कारपत्रक द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, ये बेस्ट ऑप्शन है। तो 85 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिलेक्ट पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस टू इनहेंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ईवीएस अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसमें कहा गया है कि 86 में कि पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में 2020 जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है कि फर्स्ट वाला नहीं सही है, अवधारणाओं पर केंद्रित करना, शिक्षण में कला को एकीकरण करना और पर्यावरण के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। तो बी और सी ऑप्शन सही है। तो बी और सी ऑप्शन हमें थर्ड नंबर पर दिए गए हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन EVS टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट अबाउट eating habits, country of origin, external features such as size, color, hair, etc. of zoo animals on a visit to zoo. Through this activity, what process schools does he promote? यानी इसमें कहा गया है कि एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतें, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रियाओं कौशलों को विकसित कर रही है? अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, वर्गीकरण करना, मापन, संवाद, अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता, संवाद, या प्रश्न करना, अवलोकन, संवेदनशील और प्रयोग करना। इनमें से किसका वो कौशलों का विकसित कर रही है? तो इसमें से वो अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद को विकसित कर रही है। तो 87 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो देखेंगे तब फिर प्रश्न करेंगे, फिर संवेदनशील हो गए, उसके बाद सबसे संवाद वाद विवाद करेंगे। तो 87 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ थीम इन EVS एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल है, मौसम है, सामग्री है या जानवर है? तो थीम पूछा गया है, तुम लोग जानते हैं कारवा जो बस चीज़ें हम करते बनाते हैं, भोजन है, जल है, ये सब क्या है?
हमारी जो है थीम है, तो 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जल थीम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of these is a higher order questions a teacher will select in assessment of EVS। यानी इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न को चुनाव करेंगे। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है, बीज बोने से लेकर गेहूं तक की फसल काटने के चरण कौन कौन से हैं। तो जो है कि जो उच्च स्तरीय जो चिंतन होता है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें यूज होगी। तो हमारा 89 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 groups of 8 students performed a skit each to depict ways of preserving wildlife. Their creative expression and understanding of EBS concept can be assessed most appropriately by। इसमें कहा गया है कि कक्षा 8 विद्यार्थियों के 5 समूह बनाए गए हैं। प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों से संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की है। यानी 8 बच्चों के 5 समूह हैं जिन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की है। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? पोर्टफोलियो द्वारा पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स या प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षण। तो पेन पेपर परीक्षण या रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाए, रूब्रिक्स वाला है। पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, तो 90 का सेकंड ऑप्शन सही है। अब आप लोग अपने स्कोर बताएं, आप लोगों के 30 में से क्या स्कोर रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें से ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और वीडियो को देखते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।